नहमदुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि इनको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। तो आज हम दूसरी वीडियो के लिए आपके लिए हाजिर हैं। तो पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म नेमत तिब्बी फाउंडेशन हमारे उस्ताद मोहतरम हकीम सैयद नेमत अली शाह साहब ऑफ गुजरावाला, इनका दावा था कि 6 ही नब्ज़ें हैं टोटल और 6 ही हमारे इसबाक हैं जो ये पढ़ाते थे, और कहते थे कि ये 6 नब्ज़ें सीखने के बाद एक तबीब जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो किसी की भी नब्ज़ देखेगा तो वो उसके मर्ज़ की तशख़ीस करने के काबिल होगा, और दूसरा उसको मर्ज़ के मुताबिक दवाई देने का तरीका भी आ जाएगा। तो ये दावेदार थे कि 6 नब्ज़ें और कुल अमराज हैं, ठीक है। और ये हमारे आप भी महाना जो है ना तिब्बी सेमिनार होते हैं लाहौर में चुंगी अमर सदू पर, और हमारा मकसद जस्ट तबीब की खिदमत करना है। और बहुत दूर दराज से हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं नब्ज़ें सीखने के लिए, और हमारी इस फाउंडेशन में किसी की कोई फ़ीस नहीं है। जब भी चाहें आप जिस भी जगह पर हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, अगर आपको शौक़ है तिब सीखने का तो आप हमसे रब्ता ज़रूर करें। ये हकीम मोहम्मद इरफान सुदेश साहब हैं, लाहौर में होते हैं, ये इनका रब्ता नंबर है। ये मेरा है हकीम मास्टर मोहम्मद रियाज कसूरी साहब। अगर आपको किसी भी मामले में कोई गाइड चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए तो हम हाजिर हैं। देखिए जी, इंसान मुकम्मल नहीं होता, कोई भी बंदा अपने आप को कुल नहीं कह सकता। हम तालिब इल्म हैं तिब के, तिब हमारा शौक़ है, आप ये समझ लें तिब हमारा इश्क है। तो इसमें अभी तक यही समझ लें कि हमने अलिफ पढ़ा है, और कोशिश ये है कि अगर हमने अलिफ भी पढ़ लिया है ना तो वो दूसरों को सिखा दें, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, ये किस वक्त जो है आपका साथ छोड़ जाए। तो कम से कम हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि बेटा बरोज़े क़यामत अल्लाह आपसे ये ना पूछे कि मैंने आपको जो अता किया था बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या करके आए हो, बताओ मेरे लोगों के लिए क्या करके आए हो। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास जो कुछ है ना वो हम तबीबों के लिए आम कर दें। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी 6 नब्ज़ों को जानने के तरीके, कि 6 नब्ज़ें कौन सी हैं और हम किस तरह इंसान का मिजाज जान सकते हैं। तो इंसान का मिजाज सिंगल नहीं होता, इंसान का मिजाज असाबी ही नहीं रहता, उजलाती ही नहीं रहता, गुदी नहीं रहता, हमेशा ये मुरक्कब होता है। जिस तरह ये है, ये देखो, ये पहले वाली वो 6 नब्ज़ें हैं, और इनके बारे में टोटल तफसील ये आप किसी भी मरीज़ का हाथ पकड़ के कैसे देख सकते हैं। ये पहली नब्ज़ कहाँ महसूस होती है, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये महसूस कैसे करनी है, ये मिजाज कैसे जानना है कि इंसान का मिजाज सर्द खुश्क है, खुश्क सर्द है, खुश्क गर्म है, ये गर्म खुश्क है, गर्म तर है, ये तर गर्म है, ठीक है। ये मिजाज अगर आपने सीखने हो तो मेरे इससे पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1 नब्ज़ देखने का तरीका उसके ऊपर पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। आप हमारे चैनल पर नेमत तिब्बी फाउंडेशन के चैनल पर अगर आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी। जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि नब्ज़ के दर्जे तय करना। नब्ज़ के दर्जे तय करने में कि नब्ज़ का कवीपन क्या होता है, तेज़ी क्या होता है, ज़ोफ़ क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि उम्र के लिहाज से हालत सेहत की नब्ज़ें क्या होती हैं, कि इंसान के पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक जो कौन सी नब्ज़ है जो इंसान की हालत सेहत की होती है। देखिए जी, जब तक हमें हालत सेहत की उम्र नब्ज़ का इल्म नहीं होगा तो हम किस तरह किसी भी एक हालत सेहत वाले इंसान को देखकर कह सकते हैं कि आप में कोई बीमारी नहीं है। तो साथ में हम इंशाल्लाह बात करेंगे तहरीक, तस्कीन और तहलील के ऊपर। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। देखिए जी, नब्ज़ के ये 6 नब्ज़ें हमारे पहले लेक्चर में भी हैं, तो हम एक 6 नब्ज़ों की बात करें तो इन 6 नब्ज़ों के दर्जे होते हैं।
अब दर्जे जो है ना, जिस तरह हमसे पहले भी लोगों ने इस पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई और इन पे कुछ असाबी नब्ज़ें लिखते हैं कि वो सबसे नीचे होती हैं, उजलाती लिखते हैं जी वो ऊपर होती हैं, हवा वाली होती हैं, गुदी नब्ज़ें जो हैं वो दरमियानी होती हैं। बाद मरतबा अगर आप यूनानी नब्ज़ की बात करें तो उसमें आपको इनका मुकाम, मिकदार, हुजम, रफ्तार, कुरा और अकवाम, ये आपको साथ में इनका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पीछे ना जाएं, क्योंकि इंसान को आसानियां बांटनी चाहिए और हमारी भी कोशिश यही है कि क्यों ना कोई ऐसा तरीक़ाकार सामने रखा जाए जिससे आपको मरीज़ का मिजाज जांचना, कि आपने नब्ज़ पकड़ी और आपको ये पता चल जाए कि मरीज़ का मिजाज सर्द खुश्क है, खुश्क गर्म है, खुश्क गर्म खुश्क है, गर्म तर गर्म है, आपको आसानी से मालूम हो जाए, तो क्यों ना हम कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें। उसके लिए हम इनका सहारा नहीं लेते, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम बस 2-3 चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि नब्ज़ का कवीपन क्या होता है, नब्ज़ की तेज़ी क्या होती है और नब्ज़ का ज़ोफ़ क्या होता है। याद रखिएगा कि ये 6 की 6 नब्ज़ों में कवीपन भी होता है। 6 की यानी कि असाबी उजलाती कवीपन में भी हो सकती है, तेज़ी में भी हो सकती है, ज़ोफ़ में भी हो सकती है। इसी तरह उजलाती असाबी नब्ज़ जो है ना, ये वाली, ये खुश्क सर्द, ये भी कवीपन में भी हो सकती है, तेज़ी में भी हो सकती है, ज़ोफ़ में भी हो सकती है। इसी तरह ये 6 की 6 नब्ज़ें इन तीनों हालतों में पाई जा सकती हैं, ठीक है। इसके कवीपन को जानने के लिए, तेज़ी को जानने के लिए, ज़ोफ़ को जानने के लिए हमें थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। तहरीक, तस्कीन और तहलील क्या है। याद रखिएगा कि साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो असल तख्लीक थी ना कानून मुफरद अज़ा में, वो ये चीज़ थी, क्योंकि जो ये चीज़ है ना, दिमाग, दिल और जिगर, ये बजाते खुद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की थ्योरी नहीं है। जो बात ये समझते हैं ना कि ये मुफरद अज़ा जो हैं, इन पर सबसे पहले बहस बस साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो तो खुद अपने किताब में लिखते हैं कि ये जो थी 3 ऑर्गन थ्योरी है, ये तो मैंने जो है ना अबू अली सीना से ली है, ठीक है। ये अबू अली सीना का जो है तस्वुर है, ये उनसे है, ठीक है। असल में इनकी साबिर रहमतुल्लाह अलैह की जो असल में इन्होंने दरियाफ्त किया था ना, इसमें वो ये था, तहरीक क्या है, तस्कीन क्या है, तहलील क्या है। अब हमारा ये गर्ज है कि तहरीक कहाँ पर होती है, नब्ज़ों में तस्कीन कहाँ है, तहलील कहाँ है। अच्छा, हमने जब भी कोई मरीज़ को देखना है ना, तो हमने उसकी नब्ज़ देखनी है, तो नब्ज़ का कवीपन और तेज़ी और ये ज़ोफ़ ढूंढना है, तो उसके लिए हमें कम से कम पहले ये इल्म तो होना चाहिए कि ये जो हमारे पास मरीज़ आया है, इसकी हालत सेहत वाली नब्ज़ कौन सी है। अगर हमें ये इल्म होगा ना कि उसके हालत सेहत वाली नब्ज़ कौन सी है, तो फिर उसके मर्ज़ के बारे में हमें जानना आसान हो जाएगा। और इसके बारे में भी हमारी एक पहली वीडियो बन चुकी है, लेकिन मैं आपको ज़रा इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ। ये उम्र के लिहाज से हमारी हालत सेहत की नब्ज़ें हैं। याद रखिएगा कि ये 6 की 6 नब्ज़ें ही एक तबीब को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई मरीज़ आए और आकर के ये मेरे ये हाथ चेक करें और बताएं मुझे क्या है, और अगर आपको हालत सेहत की नब्ज़ नहीं आती, हो सकता है कि वो बंदा आपके साथ मजाक ही कर रहा हो और आपको ये देखना चाहता हो कि आया कि इसको नब्ज़ देखना आती भी है कि नहीं आती, ठीक है। तो आपको ये सेहत की नब्ज़ें जानना ज़रूरी है। बात यह है कि असाबी उजलाती जो नब्ज़ है ना, बेसिकली ये 2 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उनकी उम्र 2 से 7 साल है तो उसकी हालत सेहत की नब्ज़ असाबी उजलाती है। अगर आप 2 से 7 साल के किसी बच्चे की नब्ज़ पकड़ते हैं और नब्ज़ उसकी असाबी उजलाती नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। अगर उसकी नब्ज़ ये है तो इसका मतलब है कि वो हालत सेहत में है। इसी तरह अगर उजलाती असाबी नब्ज़ ये 7 साल से लेकर, बेसिकली ये दूध के दांत जब इंसान के गिर जाते हैं ना, और दूध के दांत गिरने तक यही नब्ज़ रहती है। जब दूध के दांत गिर जाएं और तब से लेकर जब तक इंसान में बुलूगत नहीं आती, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब तक वो जवान नहीं होते, जवानी की उम्र उन पे नहीं आती,
ठीक है, वो 13 साल की हो, 14 की हो, ये हमारे इलाकों में अलग अलग भी होती हैं, मुल्कों वाइज भी। अब ये आप बेहतर जानते हैं, कुछ ममालिक में बच्चे जल्दी बलूगत में आ जाते हैं, 12-12 साल में भी, कुछ के देर से भी आते हैं। लेकिन ये बात कि जब वो बलूगत में आ जाए ना, तो उस वक़्त आने से पहले तक उसकी जो नब्ज़ है वो ज़लाती असाबी है। अच्छा, जब यहाँ से नब्ज़ें चेंज हो जाती हैं और लड़की और लड़का जब तक बलूगत में नहीं आए तो उजलाती असाबी हैं, लेकिन जैसे ही वो जवानी में आते हैं तो जो मर्द हैं वो उजलाती गुदी, यानी कि ये खुश्क गर्म तबीयत के मालिक हो जाते हैं। तो ये हालत सेहत में है। आप किसी मर्द की नब्ज़ देखें और वो 3 उंगल पर हो, उजलाती गुदी हो, तो वो बिल्कुल हालत सेहत में है। आप उसे बरमला कह दें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत कामला अता फरमाई हुई है, आप सेहतमंद है। इसी तरह गुदी उजलाती नब्ज़ अगर किसी जवान औरत की हो, 4 नंबर नब्ज़, तो वो हालत सेहत में होती है, उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती। गुदी असाबी नब्ज़, ये जो है ना, ये औरतों की या तो हैज़ में होती है, तो या फिर जब वो विलादत में होती हैं, किसी बच्चे को जन्म दिया हो, तो उस वक़्त उनकी उम्र जो नब्ज़ है वो 5 नंबर होती है, गुदी असाबी होती है। ठीक है, और ये आखिरी नब्ज़ असाबी गुदी बेसिकली 6 नंबर, ये नौ मौलूद की 2 साल तक रहती है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उस बच्चे के पैदा होने से लेकर 2 साल तक, जब तक बेसिकली वो माँ का दूध पीता रहता है, जब तक बच्चे ने माँ का दूध पीना है, उस वक़्त उनकी उसकी जो नब्ज़ है वो असाबी गुदी ही रहेगी। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको ये अभी इस लेक्चर में काम आएगी कि हमें सबसे पहले ये इल्म होना चाहिए कि जब हम किसी की मरीज़ की नब्ज़ देखना चाह रहे हैं, उसकी बीमारी ढूंढना चाह रहे हैं, तो पहले उसकी एज के लिहाज से हमें उसकी हालत सेहत मालूम होनी चाहिए। फिर अगर हम बात आते हैं जी इधर पर कि कवीपन और तेज़ी, फिर अब हमें इन नब्ज़ों में कैसे ढूंढना है। देखिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह आराफ आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुलू व यशरबू वला तुसरिफू। अल्लाह ताला लिखता है जी, खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो। ये जो लफ्ज़ है ना कि खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो, ये बात तजावुज़ करना, तजावुज़ मतलब कि कसरत ना करो किसी चीज़ की, बढ़ाओ ना किसी चीज़ को। अल्लाह ताला ने, जब हम हालत सेहत में होते हैं ना, हमारे हालत सेहत में होने से हमारे असाब, उज़लात और जो हमारे गुदद हैं, ये एक प्रॉपर पैटर्न में होते हैं। इनकी जो मिकदार है असाबियत की, उज़लातीपन की, गुदीपन की, वो एक मुकम्मल होती है, बैलेंस में होती है। और जब तक ये बैलेंस में है, हम हालत सेहत में हैं। जब हम अपने खाने पीने से किसी ना किसी चीज़ की कसरत करते हैं, अब देखो, अगर हमने असाबी चीज़ें खाई हैं तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी? असाबियत बढ़ जाएगी। असाबियत जब बढ़ेगी तो याद रखिएगा कि अगर हम एक बंदा है जो असाबी चीज़ें बार बार खाता रहता है, रोज़ाना की बेस पर 2-3 हफ्ते मुसलसल असाबी चीज़ें ही खाता है, अब उसमें बढ़ क्या गई? असाबियत। अब उसके दिमाग के अंदर जो तहरीक पैदा हुई है ना, ठीक है, वो कवीपन है। अगर हमने कसरत की है किसकी? असाबी चीजों की। अगर हमने असाबी चीजों की कसरत की है तो तहरीक पैदा होगी दिमाग में, क्योंकि दिमाग असाब का मरकज है। तो इस ऐसी नब्ज के अंदर क्या आएगा? कवीपन आ जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप असाबी चीजें खाते हैं। अगर आप खुश्क चीजें खाना शुरू हो जाते हैं तो आपकी नब्ज के अंदर कवीपन आ जाएगा। ठीक है, कहां पर? यानी कि यहां पर तहरीक पैदा हो जाएगी दिल में। अगर आप खुश्क चीजें, यानी कि जब भी हम तजावुज करेंगे हद से, अल्लाह ने तो हमें हालत सेहत में पैदा किया हुआ है, और जब हम अपनी गलतियों से, कोताहियों से या अपनी खुराक में एक ही किस्म की चीजें लेते रहते हैं, तो जिस किस्म की चीजें लेंगे, अगर हम गुदी चीजें, गर्म चीजें ज्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी तहरीक किसमें पैदा होगी? जिगर में। तो जिगर में तहरीक पैदा होगी और यहां पर एक कवीपन पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों हालतों में ही हमारा कवीपन पैदा हो सकता है। ये मैंने आपको ये बात बता दी। इसका मतलब ये है कि असाबी उजलाती तहरीक में भी कवीपन हो सकता है, उजलाती असाबी में भी हो सकता है, उजलाती गुदी, यानी कि 6 की 6 नब्जों में ही कवीपन हो सकता है।
अभी आपको मैं बताऊंगा ये कविपन नब्ज में ढूंढना कैसे है। और अब आपको ये पता चल गया कि कविपन से मुराद है कि वो जिस नब्ज में है, अगर वो गुदी उजलाती नब्ज में है तो इसका मतलब ये है कि गर्म चीज़ों की कसरत हो गई है, वो गर्म चीज़ें ज़्यादा खा ली गई हैं, जिसकी वजह से जो गुदी तहरीक है ये ज़्यादा हो गई है। अगर आप उजलाती गुदी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उजलाती चीज़ें ज़्यादा खा ली गई हैं, जिससे वो तहरीक ज़्यादा। असाबी गुदी की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी असाबी चीज़ें ज़्यादा खा ली गई हैं जिनमें हल्की फुल्की हरारत मौजूद है, ठीक है, और ये तहरीक पैदा हो गई। अब मजीद इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि कविपन नब्ज में क्या होता है। किसी भी नब्ज में जब हम उसके मुतल्लिका चीज़ों की, असाबी चीज़ों की, उजलाती चीज़ों की या गुदी चीज़ों की कसरत करते हैं तो वो कविपन होता है। अच्छा, अब बात यह है कि साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये है हमारे पास असाब। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी एक चीज में तहरीक पैदा होगी ना तो उससे अगली चीज में तस्कीन पैदा हो जाती है, और उससे अगली चीज में तहलील पैदा हो जाती है। अगर आपने असाबी चीजें ज्यादा खा ली है ना तो समझ लें कि आपके उजलात में तस्कीन पैदा होगी, ठीक है, और आपके गुदद के अंदर तहलील पैदा हो गई, ठीक है। और तहरीक से मुराद अभी मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर असाबी चीज़ें ज़्यादा खा ली हैं तो आपका जो दिल है ये जो तस्कीन में चला जाएगा और आपके जो गुदद हैं ये तहलील में चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने खुश्क चीज़ें ज़्यादा खा ली हैं तो तहरीक कहाँ पैदा होगी? दिल में। अगर दिल में तहरीक पैदा होगी, अच्छा ये याद रखिएगा, सर्कल हमेशा ऐसे ही रहना है, दिमाग से दिल की तरफ, दिल से जिगर की तरफ, जिगर से दिमाग की तरफ। आपने उल्टा नहीं चलना। ये ना हो कि आप कहीं तहरीक दिल में पैदा होगी तो तस्कीन दिमाग में होगी, ऐसा नहीं होना, ठीक है। तहरीक यहां पैदा हुई है तो तस्कीन कहां पर आ गई? जिगर में। और यहां पर फिर क्या पैदा होगी? तहलील। अब तहरीक तो कसरत है किसी चीज के, ठीक है। मैं आसान लफ्जों में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम वो जो नब्ज की उलझने है ना कि ये उसका लतीफ होना, उसका कसीर होना, इसका अक़वाम क्या, उसका हुजम क्या, उनसे झंझटों से निकल कर थोड़ी सी आसानियां ना बांटे हम, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई कि किसी चीज़ की जब कसरत हो जाती है ना, चाहे वो असाबी हो, उजला, इसी तरह जब जिगर में तहरीक पैदा हो जाए तो यहाँ पर तस्कीन पैदा हो जाएगी और ये तहरीक, तो ये तहलील हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ तहरीक आपकी समझ में आ गई अब कि ये कसरत होती है। अब बात बची तस्कीन की कि तस्कीन क्या होती है। याद रखिएगा, जिस मुकाम पर मुआद रुक जाए, जिस मुकाम पर मुआद रुक जाए, तस्कीन का मतलब ही क्या आता है? जहां पर जो बंदा सुकून से बैठा हो, ठीक है। तो जहां पर मुआद रुक जाए, जहां पर खमीर पैदा हो जाए, वो हिस्सा तस्कीन का होता है। यानी कि यहां पर चीजों में रुकावट आ जाती है, ये चीजें रुक जाती हैं। और देखें, यहां पर तहरीक पैदा हुई, उससे अगले वाले हिस्से में तस्कीन पैदा हो गई, सुकून पैदा हो गया। और याद रखिएगा कि उससे अगले वाले हिस्से में क्या हो गया भला? तहलील पैदा हो गई है। तहलील कहते हैं ज़ौफ़ को, कि कमजोरी, इस हिस्से में कमजोरी पैदा हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक और तरीके से मैं बात समझाता हूं। देखिए, इसमें हमने तहरीक पैदा की दिल में, मतलब कि हमने खुश्क चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू की, दिल में तहरीक पैदा होना शुरू हो गई, यहाँ पर कविपन आया। दिल अपनी खुराक आगे किसको भेज रहा था? जिगर को। इसने, जिगर क्या है कि जिगर को जितनी खुराक चाहिए थी वो खा रहा था, लेकिन क्योंकि इसमें तहरीक पैदा हुई, इसने वो खुश्की की चीज़ें ज़्यादा ली, ये ज़्यादा चीज़ें इसको भेजना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? इसके पास चीज़ें रुकना शुरू हो जाएंगी, ये उतना
खाएगा ही नहीं, ये उसको खर्च ही नहीं करेगा। तो इसके पास जो पहले पड़ी हुई है वो अभी इसने हजम नहीं की, पीछे से और आ गए। तो जो पीछे से और आई हैं वो तो वहां क्या हो जाएगा, रुक जाएंगी, क्योंकि वो मुकम्मल हजम ही नहीं कर रहा। अच्छा, जब ऐसा होगा ना, ऐसे करते करते कि इसका ये अमल इतना सुस्त पड़ जाएगा, इतना सुस्त पड़ जाएगा, ये अपने से अगले वाले हिस्से को कोई ग़िज़ा देना छोड़ जाएगा। तो फिर ये हिस्से ज़ोफ़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 की 6 नब्ज़ें, 6 की 6 नब्ज़ें कविपन में हो सकती हैं जब उनमें किसी चीज़ की कसरत हो। जब इन चीज़ों की कसरत होगी तो उनमें कविपन पैदा हो जाएगा, जब इनमें पैदा होगी तो ये कविपन होगा, जब इनमें होगी तो कविपन पैदा होगा। अब बात यह है कि अगर एक नब्ज़ में कविपन पैदा हुआ है तो फिर कुछ नब्ज़ों में तेज़ी भी पैदा होगी। ठीक है, और फिर कुछ नब्ज़ों में ज़ोफ़ भी पैदा होगा। अब मैं आपको ये बात समझाता हूं कि ये ज़ोफ़ और ये फिर ये पैदा कहां पर होंगे। देखें जरा, अब ये देखें जरा, हम कहते हैं जी तहरीक यहां पर पैदा होगी है, हम कहते हैं जी तहरीक असाबी उज़लाती में तहरीक पैदा होगी, मतलब कि हमने असाबी उज़लाती चीजें ज्यादा खाई और इस मुकाम पर तहरीक पैदा हो गई। याद रखिएगा कि जो है असाब से आगे क्या आते हैं, उज़लात। ठीक है, अब उज़लात की जो आगे 2 नब्ज़ें हैं ना, ये दोनों की दोनों, ये देखें, उज़लाती गुद्दी, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी, इन दोनों में ही जो है ना ये तस्कीन पैदा हो जाएगी। इन दोनों में ही क्या होगा, खमीर पैदा हो जाएगा, यहां पर मुआद रुक जाएगा। यहां पर तो कसरत होगी है और यहां पर मुआद रुक जाएगा। अब उससे आगे वाली जो 2 नब्ज़ें हैं ना, जो गुदद हैं उसके, ये ज़ोफ़ में चले जाएंगे। ज़ोफ़ में मतलब कि ये हिस्सा कमजोर पड़ जाएगा, इसको ग़िज़ा मिलना बंद हो गई है। ठीक है, अब ये इसका तरीकाकार है। बाकी एक ये जो बची है ना, ये भी आपको बताऊंगा कि तहरीक भी हमेशा 2 हिस्सों में होती है। जिस हिस्से में तहरीक है उससे पीछे वाले में भी तहरीक है, ये हिस्सा भी तहरीक का ही है, लेकिन इनको निस्बती बोलते हैं। ये तहरीक हकीकी है, ये तहरीक निस्बती है। इसका पहले वाला जो तस्कीने हकीकी है, दूसरा तस्कीने निस्बती है। पहले वाला जो ज़ोफ़े हकीकी है, दूसरे वाला ज़ोफ़े निस्बती है, वो किसी और लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कविपन क्या होता है, तेजी क्या होता है, ज़ोफ़ क्या होता है। अच्छा, याद रखिएगा कि जहां पर मुआद रुकता है ना, जहां पर मुआद रुकता है वहां पर तेजी आती है। जहां पर ज़ोफ़ होता है ना, वहां पर ये ज़ोफ़ यानी कि वहां पर कमजोरी आती है, कमजोरी या ज़ोफ़ आता है वहां पर। अब ये बात समझ में आ गई कि जहां पर तहरीक होती है वहां पर कविपन नब्ज़ में पैदा होगा, और जहां पर तस्कीन होती है वहां पर तेजी आ जाती है नब्ज़ में, और जहां पर ज़ोफ़ होता है ना, उस मुकाम पर नब्ज़ में क्या आती है, कमजोरी आ जाएगी। अब आपने किसी की नब्ज़ पकड़ी और उसकी नब्ज़ तेजी में है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो मर्ज चल रहा है ना वो तस्कीन का है, यानी कि इसके जिस्म में कोई मुआद रुका हुआ है। अब ये इंशाल्लाह इसे अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इनमें मुआद कहाँ कैसे कैसे रुकता है। और अगर आपने नब्ज़ देखी ज़ोफ़ में है तो इसका मतलब ये है कि इसके ये जिस्म में कमजोरी जो है ना वो आ चुकी है। ठीक है, पहला दर्जा कविपन का होता है। कविपन में अगर आप इलाज ना करो तो तेजी आ जाती है, तेजी का भी इलाज ना करो तो ज़ोफ़ आ जाता है। अब बात यह है कि हमने कविपन को कैसे पहचानना है, किसी की नब्ज़ में तेजी को कैसे पहुंचाना है और ज़ोफ़ में कैसे पहुंचाना। जी दोस्त, मामला ये बना कि लाइट ऑफ होगी तो ज़रूरत पड़ी मुझे दिलाने की। मैंने सोचा चलें इस लेक्चर को मुकम्मल कर ही देते थे। हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि हमने नब्ज़ के अब 3 दर्जे जो है ना, इनकी पहचान करनी है कि ये कैसे होते हैं। कविपन कैसे होता है, तेज़ी कैसे होती है और ज़ोफ़ कैसे होता है। ये जो 6 की 6 नब्ज़ें होती हैं ना, ये इन 6 की 6 नब्ज़ों के अंदर ही हमें क्या ना कि कविपन भी मिल सकता है, ज़ोफ़ भी मिल सकता है, तेज़ी भी मिल सकती है। आज हमने ये ढूंढना है। अगर आपको ये ढूंढना आ गया ना कि नब्ज़ का कविपन, तेज़ी और ज़ोफ़, आप यकीन करें कि
जब आप मर्ज़ की तशख़ीस के वाले वीडियो में जाएंगे तो आपको आसानी होगी मर्ज़ के बारे में बताने की। और जब आप दवाई के दर्जा तय करने पर आएंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ ज़रूरी है, ये समझने की ये लाज़म मलजूम चीज़ें हैं आपकी, अगर आप एक अच्छे माहिर नबशनास बनना चाहते हैं तो। सर उसके लिए ना हम सहारा लेते हैं स्टॉप वॉच का। अब देखें, साइंस ये कहती है कि एक नॉर्मल इंसान का जो दिल होता है ना, वो 60 सेकंड के अंदर ना क्या करता है, 72 टाइम धड़कता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट, क्योंकि हम जब नब्ज़ चेक करते हैं तो नब्ज़ से जो उसके अंदर चलने वाला ब्लड है वही तो हमें महसूस हो रहा होता है ना। तो दिल जितनी मरतबा धड़क रहा होता है ना, उतनी मरतबा जो नब्ज़ की इंडिकेशन है, जो नब्ज़ की लमस है, हमको जो ठोकर है वो महसूस हो रही होती है। तो अगर 60 मरतबा 60 सेकंड में दिल धड़कता है तो कोई भी नब्ज़, आपने नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा, ठीक है, और आपको नब्ज़ ऐसे लगी कि ये नब्ज़ उज़लाती असाबी है, 2 नंबर नब्ज़ आपने हाथ रखा, 2 उंगलियों पर महसूस हो रही। अब महसूस करने के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो बेहतरीन तरीका है ना वो ये है कि आप ना स्टॉप वॉच को ऑन करें और नब्ज़ के ऊपर हाथ रख लें। नब्ज़ पे हाथ रखने के बाद ना आप काउंट करें कि 60 सेकंड तक वो जो नब्ज़ की ठोकर है ना वो कितनी बार आपको महसूस होती है। देखें, अगर तो वो ठोकर आपको क्या हो 65 से लेके 80 तक के करीब महसूस हो, इसके दरमियान तो ये समझ लें ये कविपन है, ठीक हो गया। और अगर वही ठोकर आपको इससे बिलो हो जाए, मतलब कि 65 से बिलो हो जाए, कहाँ तक आए, 30 तक आए, 20 तक आए, जहाँ तक भी आए, आप ये समझ लें कि इस वक्त नब्ज़ में क्या हो गया, ज़ोफ़ आ गया। और अगर यही धड़कन 80 से प्लस हो जाए, 80 से 100 ऑनवर आगे चली जाए, ये 200 तक फॉर एग्ज़ाम्पल चली जाए, तो आप ये समझ लें कि इसमें क्या आएगी है, तेज़ी आ गई है। अब नब्ज़ तो आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाई कि गुदी नब्ज़ कैसे देखनी है, उज़लाती असाबी उज़लाती, ये सारी नब्ज़ें कैसे देखनी है। आज हमने उनका दर्जा सीखा कि उनका दर्जा कैसे तय करना है, कि ये नब्ज़ जो 6 में से कोई भी है वो कविपन में है, तेज़ी में है या ज़ोफ़ में है। उसके लिए इब्तदाई तौर पर आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत से हुक्मा ऐसे हैं जिनको अरसा दराज हो गया ना नब्ज़ देखते हुए, उनकी तो प्रैक्टिस हो जाती है सर, लेकिन हम उनकी बात ही नहीं कर रहे ना, मैंने पहले भी कहा। अब आप देखें, कविपन जानने का आपको तरीका ये है कि कविपन वो होगा जो इसके दरमियान होगा, इट्स मीन ओके, वो नब्ज़ कविपन में है। जो तेज़ी में होगी वो क्या होगी, 80 से प्लस हो जाएगी और 200 तक के दरमियान जाएगी। जो ज़ोफ़ में होगी वो क्या होगी, वो कह लें कि 60 से बिलो हो जाएगी। अब ये चीज़ आपको दवाई देने में, मरीज़ की तशख़ीस करने में बहुत आपको आसानी फ़राहम करेगी। अब इसमें एक बात याद रखिएगा आपने, कि ये जो असाबी गुदी, ये नॉर्मल बच्चों की जो नब्ज़ें हैं ना, ये चेंज नहीं होती हैं जल्दी। इसीलिए 2 साल तक अगर आपको कि बच्चे का इलाज करना पड़े तो बच्चे का इलाज वही है, क्योंकि ये दूध पीने का ज़माना है, तो बच्चे का मिजाज वही है जो उसकी वालदा का है। तो उसकी वालदा का इलाज करें और इस बच्चे का इलाज ना करें अगर वो बच्चा दूध पी रहा है तो। हाँ, इनका मिजाज जो है ना वो खिलती तौर पर नब्ज़ का नहीं होता, बल्कि ये कैफियती होता है। इसके बारे में इंशाल्लाह एक वीडियो रखेंगे हम कि जो नब्ज़ें हैं, कुछ खिलती नब्ज़ें होती हैं और कुछ जो है ना वो आर्जी या कैफियत वाली होती हैं, वो कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो ज़्यादा लेंथ में ना चली जाए, तो आज हमने एक तो नब्ज़ का दर्जा जाना कि 6 नब्ज़ें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, अब उनका कोई भी नब्ज़ का दर्जा क्या है, कविपन उसमें हो तो क्या होता है, तेज़ी हो तो क्या होता है, ज़ोफ़, और इनको मालूम कैसे करना है। और दूसरा हमने तहरीक तस्कीन के बारे में पढ़ा है। 2 ही मिजाजों में तहरीक होती है, 2 ही में तस्कीन और 2 ही में तहलील होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह जो अगली वीडियो है मैं कोशिश करूँगा कि ना नब्ज़ का जो आर्जी नब्ज़ें होती हैं और कुछ कैफियती होती हैं और कुछ परमानेंट होती है, उनके ऊपर ज़रा एक वीडियो बनाई जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।